इंजीनियर सही देखे हो थंबनेल में, आज के वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा दो कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है, मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है और ये क्यों डिस्टेंस रख रहे हैं, किस पर्पस के कारण रख रहे हैं, पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इंजीनियर्स आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी में। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल आप सभी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज बात करने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। अब ये मैंने लिखा तो है आईएएस कोड, परंतु आईएएस कोड ऐसी कुछ बताता ही नहीं। यही नहीं बताता कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, मिनिमम डिस्टेंस क्यों रखना है। सर बताता होगा मैक्सिमम मिनिमम, नहीं भाई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि कुछ भी चीज का गाइडेंस आईएएस कोड प्रोवाइड करता है, परंतु हर एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता। कहीं ऐसा होता तो अपन लोग आईएएस कोड को देख के घर डिजाइन कर लेते। अपन लोग को कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत, आईएएस कोड खुद बता देता। भाई सबसे ज्यादा दूरी इतना इतना रखना है, कॉलम के साइज ये रखो, बीम की साइज ये रखो। क्यों अपन लोग को पूरा डिजाइन कैलकुलेशन करा रहा है? इसका रीजन इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अब मेरे पास डंबल मारना है मुझे, परंतु मैं 15 किलो का मार सकता हूँ, ज़्यादा नहीं है स्ट्रेंथ। हो सकता है आप में से कोई बॉडी बिल्डर हो 50 किलो का डंबल मार रहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। परंतु पानी हमें कितना पीना है उसका एक स्टैंडर्ड है कि भाई 6 ग्लास पीना है, 7 ग्लास पीना है, डिपेंडिंग अपॉन अपन लोग की बॉडी वेट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है कि भाई इतना पानी पीना है तुम्हें। परंतु वही चीज़ वेट के बारे में क्यों नहीं बोल रहा कि आपकी उठाने की ताकत कितनी है, मेरी उठाने की ताकत क्या है, वो पहले से डिफाइन क्यों नहीं कर देता? उसी तरह से आईएएस कोड ये बता देगा ये कॉलम है, कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना रखना है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना रखना है, परंतु ये नहीं बता सकता दो कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है। अब ये क्यों नहीं बता सकता? इसके अलग अलग फैक्टर हैं, परंतु मैं बता रहा हूँ आप लोग को आखिरी में जाने से पहले हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है और इसका कितना रख सकते हैं। इसका मतलब पूरा एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो पूरी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने मतलब कि दो डिस्टेंस किसके ऊपर गवर्निंग है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस किस हिसाब से डिसाइड होती है। अब डिसाइड होती है तो क्या मतलब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कंसिडर करना पड़ता है, उस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो जाती है, मैक्सिमम भी चेंज हो जाती है, मिनिमम भी चेंज हो जाती है। ये क्या बात हुई? अब इसको समझते हैं सबसे पहले क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहला आता है आर्किटेक्चर। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, घर तो एक आर्किटेक्ट बना रहा है, नक्शा आधे से ज़्यादा। अब आर्किटेक्ट कहीं बना रहा है तो वो क्या चाहेगा, दो कॉलम को बहुत दूर रखना। अब बहुत दूर रखना तो एक कॉन्सेप्ट है। अब उसके साथ साथ उसमें कितने बीम्स लगे हैं वो अपने हिसाब से कॉलम का वो प्लेसमेंट करेगा। कॉलम का वो प्लेसमेंट कर रहा है, कहीं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं सोचा, वो सिर्फ सोचता है आर्किटेक्चर अपने हिसाब से कि भाई घर सुंदर दिखना चाहिए। अब कहीं वो ये सोच के बना रहा है कि घर सुंदर दिखना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, दीवार के किनारे पे उसको कॉलम नहीं चाहिए, अलग से कॉलम कहीं पर भी प्रोजेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसके हिसाब से वो कॉलम का प्लेसमेंट करेगा। अब हो सकता है इसके कारण दूरी ज्यादा बढ़ जाए। ये फैक्टर तो हो गया अपन लोग का डिजाइन से कि भाई दिखने के लिए हो गया आर्किटेक्चर का। दूसरा फंक्शनल, किस पर्पस से बिल्डिंग बनी है। अब बिल्डिंग बनी है कि एक रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तो कहीं पर किनारे पे थोड़ा सा कॉलम दिख रहा है तो चल जाएगा। परंतु वही चीज एक आर्ट गैलरी बना रहे हो या फिर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं पर कॉलम दिख रहा है चल जाएगा। वही चीज कोई एक प्रीमियम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, नहीं चलेगा। तो इसके कारण अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए, किस पर्पस से वो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके ऊपर भी डिसाइड हो जाता है कि कॉलम कहाँ रखना है और उसकी दूरी क्या रखना है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी अहमियत बहुत कम है। जिस तरह से आपकी लाइफ में ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी चीज़ से, किसी भी इन्वेस्टमेंट से अच्छा है अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के लिए। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता, परंतु वहाँ जरूरी है। ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस समय वो पूरा फोकस होकर करना, परंतु नहीं अपन स्टॉक मार्केट की तरफ चलेंगे, म्यूचुअल फंड की तरफ चलेंगे, नहीं हुआ तो क्या बोलते हैं, कॉलेज के टाइम 4 लाख इन्वेस्टमेंट करने समय नहीं सोचते, परंतु 10,000 की ट्रेनिंग, 15,000 की ट्रेनिंग करते समय अपन लोग बहुत सोच रहे हैं। क्यों भाई? इसी तरह से जो लाइफ में इंपॉर्टेंट है ना उसका अपन लोग पीछा नहीं करते, उसके बदले ये आर्किटेक्चर कि कैसा सुंदर दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया। भाई स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? वही तो घर को सेफ रख रहा है। उसी तरह से जिस तरह से ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वही करियर में आपको ग्रोथ देगा। 10 के बदले 20 के बदले 100 की रिटर्न देगा। वो कैसे, पूरा डिटेल में आप समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, फजल सर का मस्त तरीके से समझाएं, एक बार जाके देख लेना। आपको ट्रेनिंग करना रहेगा, पूरी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग से लेके हो हाईवे तक, कुछ भी चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बोर्ड लाइन नंबर दिया है 9111001234 में, और वहाँ पर डिटेल में जानो।
अरे भाई ट्रेनिंग मत करना, पूछना क्या क्या चीज़ मुझे सीखना है। पता तो रहना चाहिए कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मुझे सीखने के लिए। अब वापस आ जाता हूँ टॉपिक पे। आपको इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, वो आपकी चॉइस है, करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। परंतु आज हम लोग बात करने आए हैं कॉलम, दो कॉलम के बीच में डिसीजन। अब मैंने तो बोल दिया कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो क्या बताने आए? अरे बताएंगे एक एग्जाम्पल से। अब जो तीनों फैक्टर थे उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तीन फैक्टर कौन से थे? आर्किटेक्चरल, फंक्शनल और स्ट्रक्चर। अब उसके हिसाब से पहले समझते हैं कि अपन लोग कॉलम की डिस्टेंस कैसे चेंज हो जा रही है। उसके बाद आपको जो चाहिए कि दो कॉलम के बीच में मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, वो भी बताऊंगा। पहले इसको समझिए। सबसे पहले ये समझते हैं आर्किटेक्चर के केस में क्यों चेंज है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, उसके सामने अपन लोग कॉलम रख दिए, अच्छा है। यहाँ पर कॉलम है, उसके सामने कहीं मैं यहाँ पर कॉलम रख दूं तो आर्किटेक्ट भैया आके गुस्सा होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूम के सामने दिखने लगेगा। भाई साहब ने मना कर दिया। अब एक और प्रपोजल दिया, यहाँ पर कॉलम रख देते हैं, आगे का मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पर एक कॉलम रख देते हैं। अब इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम। अब इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम? आर्किटेक्ट भैया तो चल जाएंगे कि रूम के दो दीवार के बीच में थोड़ा सा छुप जाएगा, चल जाएगा। परंतु ये फंक्शनैलिटी क्राइटेरिया दिक्कत दे दी। फंक्शनैलिटी क्राइटेरिया कैसे दिक्कत दे दी? इसका ग्राउंड फ्लोर होने वाला है पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग रखने वाले हैं, G+1 बिल्डिंग बना रहे हैं, G+2 बनाएंगे, G+3 बनाएंगे। आगे का प्रपोजल जो भी है उसको अपन लोग बाद में देखेंगे। परंतु भाई साहब को ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग चाहिए। कहीं यहाँ पर मैं कॉलम बना दे रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस कम हो जा रहा है स्टार्टिंग में। वो चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग का पूरा एक अच्छा बड़ा पैसेज हो। तो ये दूसरा दिक्कत आ जाती है फंक्शनैलिटी। दूसरी दिक्कत, पहली दिक्कत। अब तीसरी दिक्कत को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। पहले ही बता देता हूँ, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा पेशेंसली साथ चलेंगे। अब स्ट्रक्चर फंक्शनैलिटी को समझने के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता होगा। सबसे पहले कौन लोड क्रिएट कर रहा है? अपन लोग खड़े होके। डेड लोड की बात नहीं कर रहा हूँ, डेड लोड भी वैसे ही ट्रांसफर होगा जैसे लाइव लोड ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ खुद का लोड देगा। तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, स्लैब में खड़ा हूँ। स्लैब का लोड किस में जाएगा? बीम में। अब बीम का लोड किस में जाएगा? कॉलम में। अरे भाई हो सकता है सेकेंडरी बीम हो तो प्राइमरी बीम में जाएगा, प्राइमरी बीम से कॉलम में जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन में जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। साथ ही साथ कहीं वन वे स्लैब है तो आजू बाजू के दो बीम में जाएगा, टू वे भी स्लैब है तो चारों तरफ जाएगा। और वो चारों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें समझ सकते हैं। अभी अपन लोग उसका ब्रॉड सेंस बात करते हैं। सबसे पहले ये कमरे की बात करेंगे तो ये कमरा तो ठीक दिख रहा है, 4 कॉलम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन लोग बात करते हैं ये रूम 2 की, ये रूम 9 की, यहीं के कॉलम की दिक्कत हो रही है। अब ये पूरा क्यों समझ रहे हैं? इसके कारण समझ रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हर बार चेंज हो जाती है, और वो चेंज हो जाती है तो अपने सबसे पहले समझा आर्किटेक्चर, भाई उसने मना कर रहा है कि यहाँ पर कॉलम नहीं रखना चाहिए, इसके कारण। दूसरा फंक्शन, किसी कारणवश मैं वहाँ रख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पेस ब्लॉक हो रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से क्यों एक मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस चेंज हो रही है वो समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रीन रंग से बीम बना देता हूँ, यहाँ पर आप ऐसे एक बीम दोगे। अब ये क्या बीम हो गई? सेकेंडरी बीम। ये लोड किस पे ट्रांसफर करेगी? प्राइमरी बीम में। यहाँ पर कितना लोड आएगा उसको समझने के लिए ये रूम 2 का इस तरह से जितना लोड होगा, रूम 1 का ये दोनों लोड आएंगे। साथ ही साथ अब ये लोड किस में आ रहा है? इसको बोल देते हैं B2, बीम 2। बीम 2 में मान लेते हैं 100 लोड आ रहा है। अब मैं इसको किलो न्यूटन में मान लिया, मान लेते हैं, आपको समझना है, मुझे समझना है, कितना भी लोड मान लेते हैं। अब ये 100 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन यहाँ चला जाएगा, 50 किलो न्यूटन यहाँ चला जाएगा। परंतु ये 50 किलो न्यूटन क्या करेगा? एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा। कभी भी ये समझना, अब जैसे मैं ये लैपटॉप उठा रहा हूँ, ये लैपटॉप का लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, आराम से मैं उठा पा रहा हूँ। अब इसी के बदले एक अपन लोग लोहा लाके मेरे ऊपर रख दिए वेट, तो वो लोड मुझे ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट में लग रहा है तो वो उठा नहीं पाऊंगा। उसी की तरह एक पॉइंट में जब भी लोड लगता है, यूडीएल के फॉर्म में लग रहा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जगह अपन लोग स्प्रेड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं एक ही पॉइंट में लगाने तो मतलब वो खतरनाक होता है। अब वो खतरनाक कैसे होता है इसमें समझने के लिए अपन लोग ई में देखते हैं उसका लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। परंतु अब इसका 25 किलो न्यूटन प्लस बेंडिंग मूवमेंट, यहाँ पर भी 25 किलो न्यूटन प्लस बेंडिंग मूवमेंट, ये इसके कारण आ रहा है।
साथ ही साथ इस रूम का भी पूरा लोड आएगा। अब यहां से ये स्लैब का भी लोड आएगा कुछ, और यहां से भी कुछ लोड आएगा। ये वाली बीम भी लोड ट्रांसफर करेगी। तो मतलब ये B2 बीम है और ये B1 बीम है जो कॉलम को लोड ट्रांसफर करने वाले। अब ये कॉलम C1 मान लेते हैं, ये कॉलम C2 मान लेते हैं, ये कॉलम C3 मान लेते हैं। अब ये C1 और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, लगभग 12 फुट प्लस 4 फुट, लगभग 16-17 फुट का डिस्टेंस है। परंतु यहां पर डिस्टेंस कितना है? लगभग 13 फुट, 12 फुट 8 इंच है। अभी आप लोग को समझने के लिए मैं 13 फुट भी लिख दूं। अब ये 16 फीट या 17 फुट ज्यादा ठीक है, बल्कि ये 13 फीट से, मतलब क्या हो रहा है, यहां पर अपन लोग डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो भी हो सकता है चल जाए। परंतु इसका डिस्टेंस क्यों नहीं बढ़ा पड़ा? क्योंकि यहां पर जो लोड आ रहा है इन बीम, इन कॉलम पे, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? फिर से एक और बार बोल रहा हूं। क्या हो रहा है, ये C1 पे जितना लोड आ रहा है ये तो सिर्फ 50 आ रहा है। यहां पर कितना हो रहा है? 25 प्लस ये पूरे कंझट का जितना आने वाला है, हो सकता है 50 और लोड आए इसमें, तो लगभग 70-75 लोड आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ 50 लोड आ रहा है, तो हो सकता है मैं इसकी डिस्टेंस और बढ़ा दूं। ये 16-17 फीट है, इसको मैं 20 फीट भी लेके जा सकता हूँ। ले जाऊंगा नहीं, परंतु ले जा सकता हूँ। परंतु ये 13 फीट है। अब ये 13 फीट को मैं 15 फीट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉलम का लोड वैसे ही बढ़ गया है, और बढ़ाया तो हो सकता है मुझे कॉलम का साइज बहुत बढ़ाना पड़े, बीम का साइज बढ़ाना पड़े, वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। अब ये लाइन को ध्यान देना, मैंने क्या बोला? बढ़ा सकते हैं कॉलम का डिस्टेंस कितना भी बढ़ा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? बीम की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, कॉलम के साइजेस बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर पोस्ट टेंशनिंग में जाना पड़ेगा। वो पोस्ट टेंशनिंग अपन लोग बात ही नहीं करते, वो आगे चल के कभी देखेंगे पोस्ट टेंशनिंग का। अभी अपन लोग जो बात करें उसमें कॉलम के साइज, बीम के साइज बढ़ जाएंगे। कितनी भी डिस्टेंस रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इकोनॉमिकल नहीं रहेगा वो सेक्शन। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? 3 कॉन्सेप्ट। क्या? सबसे पहला, कभी भी अपन लोग बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु साथ ही साथ स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। परंतु आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या था? आपको ये समझना था कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, यही आपके टाइटल में था, आप ये देख के आए। एक कॉन्सेप्ट तो जान गए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु कहीं आपको ये जानना है कि मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, वो भी समझते हैं। 2 कॉलम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस अपन लोग को रखना चाहिए 2.5 मीटर। ठीक, कम से कम कहीं कॉलम प्लेस कर रहे हैं तो 2.5 मीटर रखना चाहिए। ये कई बार 2 मीटर तक भी रख लेते हैं नीड के हिसाब से। अब ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इन जनरल अपन लोग को 5 मीटर तक जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब आप चाहो तो 6 मीटर भी कर सकते हो, परंतु आप 6 मीटर कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वो आपकी प्राइमरी बीम हो, उसके ऊपर कोई सेकेंडरी बीम ना हो। यहां पर 2 कॉलम है, अब इसके ऊपर आपने कहीं 6 मीटर का रखना है तो और कोई सेकेंडरी बीम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी बीम हुई तो ये लोड बढ़ जाएगा। तो इसे कारण जनरली अपन लोग बोलते हैं 3 से 5 मीटर तक आप रख सकते हैं कॉलम का साइज, कॉलम के बीच के डिस्टेंस। मिनिमम आपको कितना रखना है? 2 से 2.5 मीटर। मैक्सिमम कितना रखना है? 5 मीटर। अब 6 मीटर आपको जाना पड़े, 5 मीटर भी जनरली अपन लोग लेते हैं नॉर्मल बीम में, कहीं 6 मीटर जाना है तो वहां पर कोई भी सेकेंडरी बीम नहीं होगी। सेकेंडरी बीम जैसी प्लग इन हुई, ये सेकेंडरी बीम का पूरा पॉइंट लोड आएगा इसमें। अब ये पॉइंट लोड मूवमेंट भी क्रिएट करेगा। अब मूवमेंट क्रिएट किया तो यहां पर इसका साइज बढ़ जाएगा। पहले मैंने कॉलम का साइज लिया 200 क्रॉस 250। अब आपने देखा कि वहां पर कोई सेकेंडरी बीम लगे, आपको कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ा। अब आपको ये भी पता है मिनिमम कॉलम का रेनफोर्समेंट कितना होता है, मैक्सिमम क्या होता है, उस हिसाब से अपन लोग का रेनफोर्समेंट निकलता है कि कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है। परंतु इसका ये भी नहीं पता, तो इसके लिए भी वीडियो बना हुआ है जहां पर बता रहा है कि मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है। उस हिसाब से यहाँ पर रेनफोर्समेंट, कहीं मैं बात करूँ जो जनरल होता है 2% के आसपास आता, 2 से 1.5% के आपके आसपास आता कंडीशन रेनफोर्समेंट का, तो इसका 2% निकालूं और इसका 2% रेनफोर्समेंट निकालूं। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता 2% रेनफोर्समेंट क्या होता है, अभी शॉर्ट में बता देता हूं, डिटेल में इसके लिए भी अलग से वीडियो है। क्या होता है 200 क्रॉस 350, अब 2% बोल रहा हूं, इंटू 2 डिवाइड बाय 100, इतना आपका रेनफोर्समेंट इन जनरली लगता है। ये बता रहा हूं 2% का मतलब।
अब इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा। तो मतलब ज़्यादा रेनफोर्समेंट लग रहा है, ज़्यादा कॉलम का साइज लग रहा है, मतलब ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो भाई उससे अच्छा ड्राइंग ऐसा बना जिसमें खर्चा कम हो। यही कॉन्सेप्ट है मिनिमम और मैक्सिमम का। उसी हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ। 3 मीटर से 5 मीटर तक जनरली कॉलम को रखते हैं। आपको 5 मीटर से 6 मीटर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, बस लोड का ध्यान रखना है। 3 मीटर के बदले 2.5 मीटर लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हो। 2 मीटर तक ला सकते हो। परंतु हो सकता है आप कॉलम एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो कोई काम का ना हो। इसी कारण जनरली पर्पस अपन लोग का 3 मीटर से 5 मीटर बोला जाता है और उतना यूज़ करेंगे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, रेसिडेंशियल G+1, G+2, G+3 तक की बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर की बिल्डिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। परंतु ध्यान रखना, अभी तक अपन लोग जितनी भी बात की है मिनिमम मैक्सिमम की, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ कॉलम। आपने जैसे देखा, अभी मैंने कॉलम यूज किया था सबसे पहले 200x350, परंतु मैंने क्या बोला, लोड ज्यादा आ रहा है और डिस्टेंस अपन लोग को और नहीं बढ़ाना है, परंतु लोड एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉलम का साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कॉलम का साइज इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं, ये पूरा डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ ये हरदम याद रखना, पक्का पता है कोई ना तो कोई दोस्त पूछा ही होगा मिनिमम साइज क्या है, मैक्सिमम साइज क्या है कॉलम का। उसको ना ये वीडियो दे देना। भाई मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज मैं बता तो दूंगा, परंतु वो बहुत सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे क्या क्या, एक बार आपका फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब प्लान कैसे बन रहा है, कहाँ पर वॉल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज फंक्शनैलिटी, किस पर्पज से उस ड्राइंग को यूज करने वाले हैं, या फिर उसका पर्पज क्या है, कहाँ पर यूज हो रहा है, क्या क्या चीजें कैसे यूज हो रही है, कमरा कहाँ है, उन सब चीजों के ऊपर। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल लोड। स्ट्रक्चरल लोड कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कभी भी चेंज हो सकती है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बने ये सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।